हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इसमें इमरजेंसी पावर्स में नेशनल इमरजेंसी को फिनिश करेंगे, फिर हम लोग प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन 3 ग्राउंड्स: वॉर, आर्म्ड रेबेलियन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड पर क्या किया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा कि नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। ठीक है, यह भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन किस पर, आपका कैसे कर सकते हैं? तो पार्लियामेंट मतलब जो कैबिनेट है, कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन पर कर सकते हैं। और आपको यह भी बताया था कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को पूरे देश में, देश के किसी हिस्से में क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो नेशनल इमरजेंसी है ना, अब इसके डिक्लेरेशन को कैसे, ध्यान से समझिएगा। जो नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन है, अगर ध्यान से, नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को, अगर नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को पार्लियामेंट, अगर नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को पार्लियामेंट एक मंथ के अंदर यानी 30 डेज के अंदर दोनों हाउस से यानी दोनों सदन से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करती है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करती है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करती है, तो यह अगले 6 मंथ के लिए, अगले 6 मंथ के लिए क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। तो यह अगले 6 मंथ के लिए क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। और याद रखिएगा, पार्लियामेंट इसे हर 6 मंथ में, स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर, पार्लियामेंट इसे हर 6 मंथ में स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर, अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा सकती है, अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा सकती है, अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या कर सकती है? लगा सकती है। यानी मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, जैसे नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट ने, तो उस डिक्लेरेशन को पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा? विद इन 1 मंथ, विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा? इसे पार्लियामेंट के दोनों सदन से, ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों सदन से इसे क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा, है ना? कितने? विद इन 1 मंथ। और भी किस मेजॉरिटी से? स्पेशल मेजॉरिटी से। और अगर पार्लियामेंट इसे हर 6 महीने में क्या करता रहे? पारित करता रहे विद स्पेशल मेजॉरिटी इस डिक्लेरेशन को, तो यह अनलिमिटेड टाइम के लिए इंपोज हो जाएगा, अनलिमिटेड टाइम के लिए लग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, यहां पर दोस्तों 3 बदलाव किए गए थे। पहला, जो सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल पहले क्या हुआ करता था? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सिंपल मेजॉरिटी को चेंज किया गया किससे? स्पेशल मेजॉरिटी से। दूसरा, पहले ड्यूरेशन हुआ करता था 2 मंथ का, 2 मंथ को घटा करके क्या कर दिया गया? 1 मंथ कर दिया गया। और तीसरा, पीरियोडिक अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, पीरियोडिक अप्रूवल को जरूरी बनाया गया, यानी हर 6 महीने में
अप्रूवल को क्या किया गया, जरूरी बनाया गया। यानी क्या था, ध्यान से समझिएगा। 44वें संविधान संशोधन से पहले प्रावधान क्या था? 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले प्रावधान यह था, अगर प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया तो पार्लियामेंट उसे 2 महीने के अंदर अगर सिंपल मेजोरिटी से पास कर देती थी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर पार्लियामेंट उसे 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास कर देती थी तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या हो जाता था, लागू हो जाता था। वो अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या हो जाता था, इंपोज हो जाता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978, उसमें यह प्रोविजन किया गया, उसमें यह प्रावधान किया गया कि नेशनल इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है उसे आपको सिंपल नहीं बल्कि स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। उसे 2 महीने के अंदर नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर पारित करना पड़ेगा। और इसे आप अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं लगा सकते हैं, इसे हर 6 महीने में क्या करते हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड टाइम में लगाने के लिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, उस डिक्लेरेशन को आपने क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। ये 3 चेंज किए गए किसमें, 44वें संविधान संशोधन में। इसके तहत यह बात सभी को समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो बताइए। अब देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में कितनी बार लगा है और नेशनल इमरजेंसी का क्या मतलब इफेक्ट होता है, इसको कैसे समाप्त करते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप बताइए। सभी ने नोट कर लिया? आगे चलें। कोमल, नेशनल इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन होता है ना, उसे पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर क्या करना पड़ता है, पारित करना पड़ता है, स्पेशल मेजोरिटी से पारित करना पड़ता है। ठीक है, और इससे आप अगर इसको अगर आपको एक्सटेंड करना है तो पहली बार जब एक्सटेंड करेंगे, पहली बार जब पारित करेंगे 6 महीने तक लगेगा। 6 महीने से बढ़ाने के लिए फिर से उस डिक्लेरेशन को आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, फिर 6 महीने के बाद फिर से पास करना पड़ेगा, 6 महीने के बाद फिर से पास करना पड़ेगा इसे। यानी कि ऐसे में हर 6 महीने में पास कर करके इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या प्रावधान था, 44वें संविधान संशोधन से पहले यह प्रावधान था कि पार्लियामेंट यहां पर क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन पहले किस मेजोरिटी से पास करता था पार्लियामेंट, इसे सिंपल मेजोरिटी से पास करता था। दूसरा, पहले क्या था पॉइंट कि 2 महीने में, पहले क्या 2 महीने के अंदर, यानी कि प्रेसिडेंट ने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो इसे 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट पारित करती थी। लेकिन उसमें क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन ने कहा कि नहीं, 2 महीने क्यों, 1 महीने के अंदर आपको पारित करना पड़ेगा। मजाक थोड़ी ना है नेशनल इमरजेंसी क्या आप 2 महीने तक क्या कहते हैं इंतजार करेंगे इसको पास करने के लिए। विद इन 1 मंथ क्या करिए, आप इसे पारित करिए। और तीसरा कि आप पहले क्या होता था कि एक बार पार्लियामेंट ने इसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या हो जाता था, इंपोज हो जाता था। अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या होता था, ये आपका लग जाता था। लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया, मतलब जो 44वां संविधान संशोधन, उसने क्या किया, कहा कि आप इसे अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, आपको इसे अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट से विथ स्पेशल मेजोरिटी। इज इट क्लियर? इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, लिख लीजिएगा। इफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, if declaration of national emergency is passed by both houses of parliament within 1 month with a special majority, then it will extend for next 6 months. If declaration of national emergency is passed by both houses of parliament within 1 month with a special majority, then it will extend for next 6 months. Then it will extend for next 6 months. And second point को लिख लीजिएगा, Parliament can extend it for unlimited time after approval in every 6 months with a special majority. Approval in every 6 months with a special majority. Okay, now question arises कि how many times till now emergency is imposed in India? भारत में अभी तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया है? याद रखिएगा, कुल 3 बार।
3 times national emergency को कितनी बार लगाया गया? 3 times. First one is in 1962 due to Indochina War. And what is the ground for imposition? Ground for imposition is war. किस ग्राउंड पर लगाया गया था? वॉर के ग्राउंड पर लगाया गया था. नेक्स्ट, इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम. एंड ये जो इमरजेंसी कब तक कंटिन्यू करी थी? टिल 1968. ये 1968 तक ये इमरजेंसी क्या था? लागू हुआ था. ठीक है. सेकंड जो आपका, ठीक है, दूसरा जो आपका इमरजेंसी लगता है 1971 ड्यू टू इंडो पाक वॉर which led to emergence of Bangladesh, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश की उदय को लेकर. यहां पर भी ग्राउंड क्या था? ग्राउंड इज वॉर. एंड प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी. ये 1971 में ही लगा दिसंबर में, और दिसंबर में ही इसे रिवॉक भी कर दिया गया. तुरंत रिवॉक हो गया. ये 14-15 दिन तक रहा था. ये 3 दिसंबर को लागू हुआ था और 17-18 दिसंबर को समाप्त कर दिया गया था. ठीक है. तीसरा जो सबसे कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी है 1975. यहां पर इंदिरा गांधी जी ने लगाया था इसे. मैडम गांधी, इंदिरा गांधी पीएम थी. ग्राउंड क्या था? ग्राउंड था इंटरनल अनरेस्ट, क्योंकि उस समय इंटरनल अनरेस्ट ग्राउंड हुआ करता. आर्म्ड रेबेलियन उस समय था नहीं, आंतरिक अशांति. 21 मंथ तक रहा था ये इमरजेंसी. 21 मंथ तक रहा था. प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद. फखरुद्दीन अली अहमद इस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे. ये कब तक रहा? 1977 टिल 1977. अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर देयर इज अ वॉर, मतलब देयर वाज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965, है ना. इंदिरा गांधी थी ध्रुव, है ना. इसलिए बोला है प्रधानमंत्री सीरीज देखो तुम लोग. प्रधानमंत्री सीरीज, संविधान सीरीज, ये सब देखा करो. ठीक है. याद रखिएगा सोनू वाल्मीकि, थोड़ा सा भाई सब्र करो ना, थोड़ा सा तुम पेशेंस रखो ना. अभी खत्म करने दो इमरजेंसी. तुम्हारे जितने भी डाउट है ना, आप ना डाउट टाइप करने की बजाय जो समझा रहा हूं उसे समझने पर ध्यान दीजिए. जब नेशनल इमरजेंसी टॉपिक खत्म हो जाएगा आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा. और अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा उसके बाद तो आप पूछ लीजिएगा. थोड़ा सा इंतजार करिए. तो सवाल उठता है कि 1965 में जब सर इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई गई? एट दैट टाइम व्हाई इमरजेंसी वाज नॉट इम्पोज्ड? याद रखिएगा कि उस समय हमारे देश में ऑलरेडी इमरजेंसी लगी हुई थी. जो 1962 वाली इमरजेंसी है वो कब तक लगी हुई है? 1968 तक. यानी कि उस समय हमारे देश में ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी इंपोज्ड थी. अलग से इमरजेंसी लगाने की कोई जरूरत है नहीं. जब ऑलरेडी इमरजेंसी लगी हुई है तो इमरजेंसी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी. क्लियर? ये बात समझ में आ गई. अब क्वेश्चन अराइजेस, हाउ नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड? नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कैसे किया जा सकता है? तो देखते हैं रिवोकेशन, रिवोक ऑफ नेशनल इमरजेंसी. रिवोक ऑफ नेशनल इमरजेंसी यानी कि नेशनल इमरजेंसी को कैसे समाप्त कर सकते हैं? रिवोक ऑफ नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात की समाप्ति. राष्ट्रीय आपात की समाप्ति. ठीक है. जब राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की बात करते हैं, देयर आर 3 ग्राउंड on 4 methods to revoke national emergency. First, a president get back his or her declaration.
अगर राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा वापस ले ले, अगर राष्ट्रपति अपनी घोषणा वापस ले ले, राष्ट्रपति ने जैसे डिक्लेयर किया कि नेशनल इमरजेंसी लागू है, उसी तरह एक नया डिक्लेरेशन कर दे कि अब नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई है। अब नेशनल इमरजेंसी क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। तो राष्ट्रीय आपात क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा, ए पार्लियामेंट डू नॉट पास this declaration within 1 month with a special majority, within 1 month with a special majority। यानी अगर पार्लियामेंट, हिंदी में लिख लीजिएगा, अगर पार्लियामेंट इस घोषणा को, अगर पार्लियामेंट इस घोषणा को 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से पारित नहीं करे, अगर पार्लियामेंट इस घोषणा को 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से पारित नहीं करे, एंड तीसरा, इफ लोकसभा passes a resolution, if Lok Sabha passes a resolution for that effect with simple majority, if Lok Sabha passes a resolution for that effect with simple majority, अगर लोकसभा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा है, देखिए, अगर लोकसभा इसके लिए, किसके लिए? नेशनल इमरजेंसी को समाप्त करने के, इसके लिए एक प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित कर दे, अकेले लोकसभा क्या कर सकती है? इसके लिए साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कर सकती है। नेशनल इमरजेंसी को समाप्त क्या कर सकती है? कर सकती है। और चौथा क्या कारण है उसको हम लोग समझते हैं। पहले आप इतना लिखें, फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इतना लिखो, फिर इसके आगे चलते हैं। अगर लिख तो दिया है अमन हिंदी में भाई, अगले पॉइंट पर चलें। देख लो, अगर पार्लियामेंट इस घोषणा को, अगर संसद इस घोषणा को 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से पारित नहीं करे, 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से पारित नहीं करे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे। देख लिया सभी ने? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। चौथा किस ग्राउंड पर हो सकता है? तो याद रखिएगा, ऑन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इफ रीजन इज मैलिफाइड, रीजन इज मैलिफाइड, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या दिशा निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर अगर कारण जो है मैलिफाइड है, मैलिफाइड का मतलब क्या होता है? अगर कारण जो है आपका अवैध है, कारण अगर आपका उचित नहीं है, गलत कारण है, तो हाँ, ना करे तो खत्म हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी। ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? अभी आ रहा है शिवम जी, आपके मुद्दे पर आ रहे हैं, है ना, आपके डाउट पर आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। याद रखिएगा, ये 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, 38
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 क्या कहता है कि डिक्लेरेशन मतलब कि प्रेसिडेंट के नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन का प्रेसिडेंट के नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 यह प्रावधान क्या करता है? देयर इज नहीं हो सकता है। देयर कैन नो any judicial review, there can no any judicial review of declaration of national emergency by president. There is no any judicial review of declaration of national emergency by president। और इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ये कहता है प्रेसिडेंट के नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी कि देयर कैन बी जुडिशियल रिव्यू ऑफ declaration of national emergency by president। there can be judicial review of declaration of national emergency by president। ओके, यानी कि अगर राष्ट्रपति ने मतलब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की और मान लीजिए कि अगर उसका कारण गलत है, कारण उचित नहीं है, तो ठीक है, तो उस डिक्लेरेशन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वर्तमान में स्थिति यह है, ठीक है। और अगर गलत कारण पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, आदेश दे सकता है कि नेशनल इमरजेंसी को समाप्त करिए। क्लियर है पॉइंट। जबकि 38वां संविधान संशोधन 1975 इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसका कोई न्यायिक पुनरीक्षण नहीं होगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी की राष्ट्रीय आपात का क्या प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय आपात का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। शिवम जी देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन होता है ना, उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं, जिसमें कि हमें पार्लियामेंट का जो है 2/3 ऑफ प्रेजेंटेड वोटिंग, जितने भी सदस्य प्रेजेंट हैं और जो लोग वोट कर रहे हैं उसका 2/3 चाहिए होता है। साथ ही साथ वो जो नंबर होता है ना, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होना चाहिए, यानी कि वो टोटल स्ट्रेंथ का आधे से ज्यादा भी होना चाहिए, है ना। ये होता है स्पेशल मेजोरिटी, यहां पर जो जरूरत होती है। ठीक है शिवम, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें हम लोग। देखते हैं जितना रायता फैलाया था इंदिरा गांधी ने, सब रायते को कौन साफ कर रहा है? जनता पार्टी। देख रहे हैं आप लोग, है ना। 44वें संविधान संशोधन में हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्लियर है? आगे चलें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कल हमारा प्रेसिडेंट टॉपिक फिनिश हो जाएगा, है ना। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात के प्रभाव, राष्ट्रीय आपात के प्रभाव। राष्ट्रीय आपात के प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहला याद रखिएगा इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार पर प्रभाव, मूल अधिकार पर प्रभाव। मूल अधिकार पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है तो पहले आप लोग इसे समझो। If national emergency is declared
इफ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, लिखा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, है ना। इफ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, then as per article 358 fundamental right under article 19, fundamental right under article 19 is automatically सस्पेंडेड। मतलब क्या है समझिएगा पहले इसे। अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया गया है, तो आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत आपके आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के तहत जो प्रदान किए गए फंडामेंटल राइट हैं, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, वो स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। जैसे प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि भारत में वॉर के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा रहा है, जब भारत में एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट सस्पेंड। उसके लिए प्रेसिडेंट को अलग से कोई ऑर्डर इशू करने की जरूरत नहीं है। Your fundamental right under Article 19 automatically suspended by the provision of Article 358. Article 358 में ऐसा कहा गया है। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा दूसरा कि if, हिंदी में लिख लीजिएगा, जिससे भी हिंदी में लिखना है, you can write in हिंदी। अगर राष्ट्रीय आपात को युद्ध, अगर राष्ट्रीय आपात को युद्ध और बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है, अगर राष्ट्रीय आपात को युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है, तो आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदत्त सारे मौलिक अधिकार, आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदत्त सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदत्त सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट लिखिएगा। इफ नेशनल इमरजेंसी, इफ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, then president can suspend one or more fundamental right except आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। और ये किस आर्टिकल में ये प्रावधान है? दिस प्रोविजन इज अंडर आर्टिकल 359। ये प्रावधान किस में है? आर्टिकल 359 में है। हिंदी में लिख लीजिएगा, अगर, हिंदी में लिख लीजिए, अगर राष्ट्रीय आपात को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, अगर राष्ट्रीय आपात को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, अगर राष्ट्रीय आपात को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी करेंगे यहां पर, है ना। प्रेसिडेंट लिख लीजिएगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आदेश जारी कर, राष्ट्रपति आदेश जारी कर एक या एक से अधिक मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। एक या एक से अधिक मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सेप्ट 20 एंड 21, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। और ये कब जोड़ा गया कि आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी सस्पेंड नहीं कर सकते। नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप इसे भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को। ये कब जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये जो प्रावधान है ये किसमें? आर्टिकल 359 में। ब्रैकेट में लिख लेना, आर्टिकल 359 में ये प्रावधान है कि प्रेसिडेंट जो है आपके एक या एक से, मतलब अगर देखो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगा तो आपका आर्टिकल 19 तो गया,
ऑटोमेटिकली गया, उसके लिए प्रेसिडेंट कोई अलग से ऑर्डर इश्यू नहीं करेंगे। बाकी प्रेसिडेंट चाहे तो आर्टिकल 359 के पावर का यूज करके आपके अन्य फंडामेंटल राइट को भी रेस्ट्रिक्ट कर दे, सस्पेंड कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आपका आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर अगर आपका क्या लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगा है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करेंगे और ऑर्डर इशू करके आपके एक या एक से अधिक फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। लेकिन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात के दौरान आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान किस में है? ये आर्टिकल 359 में है। और आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये कभी सस्पेंड नहीं होगा। ऐसा कब जोड़ा गया? ऐसा जोड़ा गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, नहीं देखी है सौरभ, है ना? ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है, इंडिया के खिलाफ कभी कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो आपको अधिकार है, यू कैन क्रिटिसाइज। मैंने उसके बारे में सुना है ना, देखा नहीं है बट हाँ सुना है, देखता हूं, है ना, वीकेंड पे। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे। आगे चला, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। आप सेंटर स्टेट रिलेशन पर क्या, सेंटर स्टेट रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा फंडामेंटल राइट पर, और दूसरा देखते हैं इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र राज्य संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है, केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव। केंद्र राज्य संबंध पर जब प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहला कि सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट, सेंटर कैन गिव डायरेक्शन, सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट इन एनी मैटर, यानी केंद्र किसी मामले में, हिंदी में लिख लीजिएगा, केंद्र किसी मामले में, केंद्र किसी मामले में राज्य को निर्देश दे सकते हैं। किसी भी मैटर में केंद्र राज्य को निर्देश देंगे और राज्य को वो क्या होगा, मानना जरूरी होगा। राज्य को उस निर्देशों को मानना क्या होगा, आवश्यक होगा, जो भी निर्देश दिया जाएगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान। दूसरा, सेंटर कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट, सेंटर कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, यानी नॉर्मली क्या होता है, जो स्टेट लिस्ट है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, स्टेट लेजिस्लेचर को है, राज्य विधानमंडल को है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो सेंटर है वो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। स्टेट तो बना ही सकती है बट सेंटर गेट कंकरेंट पावर, सेंटर गेट कंकरेंट पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, यानी कि सेंटर को भी पावर मिल जाता है कि ये भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। हाँ, क्लियर है यहां तक? हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यहां पर हिंदी में लिख लीजिएगा, राज्य मतलब केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य नहीं बना पाएगी, राज्य भी बनाएगी। ठीक है, यहां पर केंद्र तो बनाएगी ही बनाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का पावर चल गया, नहीं, राज्य भी बनाएगी बट सेंटर कैन ऑल्सो मेक लॉ, सेंटर गेट कंकरेंट पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, यानी कि केंद्र भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना पाएगी। इस चीज को आप याद रखेंगे।
ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, ऐसा जब कोई कानून बनाएगी तो वो कब तक लागू रहेगी, तो याद रखिएगा ऐसा कानून नेशनल इमरजेंसी के समाप्त होने के, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून यानी सेंटर ने कोई कानून स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बनाया है, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर सेंटर ने नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोई भी कानून किस पर बनाया है, स्टेट लिस्ट पर बनाया है, तो ये कानून की मैक्सिमम वैलिडिटी कब तक ये कानून लागू रहेगी, तो याद रखिएगा ऐसा कानून नेशनल इमरजेंसी के समाप्त होने के मैक्सिमम 6 माह बाद तक, समाप्त होने के मैक्सिमम 6 माह बाद तक लागू रहेगा। यानी कि ये कानून जो है ये नेशनल इमरजेंसी जैसे समाप्त हुआ, मान लीजिए पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कोई कानून बनाया, पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कोई कानून बनाया, कब, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। जैसे मान लीजिए पुलिस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, प्रिजन पर, इस तरह के कोई मुद्दा जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है, एग्रीकल्चर पर कानून बनाया, नेशनल इमरजेंसी खत्म, तो वो कानून 6 महीने तक लागू रहेगा मैक्सिमम, 6 महीने के बाद वो कानून समाप्त हो जाएगा। ओके, तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट comes under direct control of center, यानी कि जो राज्य सरकार है वो सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो हमारी पॉलिटी है वो फेडरल से किसमें, यूनिटरी में चेंज हो जाती है। हमारी जो पॉलिटी है वो संघात्मक व्यवस्था से किसमें, एकात्मक व्यवस्था में चेंज हो जाती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जो हमारी क्या है, हमारी जो पॉलिटी, हमारी जो फेडरल पॉलिटी है वो यूनिटरी पॉलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज को आप याद रखेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किस पर, स्टेट गवर्नमेंट पर। इसलिए मैंने लिखा है स्टेट गवर्नमेंट कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंटर। लेकिन याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व नहीं होती है। राष्ट्रीय आपात के दौरान जो राज्य विधानमंडल है उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है, उसको विघटित नहीं किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर, ठीक है, फटाफट आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यानी लिख लीजिएगा, राज्य सरकार सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है, राज्य सरकार सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। आगे चला, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैन आई मूव? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली can be extended, term of Lok Sabha and Legislative Assembly can be extended for 1 year, at time। यानी कि विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। ऐसा करके कई साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में कितने साल के लिए बढ़ाएंगे, 1 साल के लिए बढ़ाएंगे। यानी लोकसभा और विधानसभा इसके कार्यकाल को 1 साल में कितने साल, एक बार में कितने साल के लिए, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, नोट में आप लिख लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सस्पेंडेड, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सस्पेंडेड। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ना तो सस्पेंड किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया जाता है, निलंबित नहीं किया जाता है। और दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट डिसॉल्व्ड, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट डिसॉल्व। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा का विघटन नहीं किया जाता है।
है ना। नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये चीजें नहीं होती है ना। अभी तक ऐसा लगा नहीं है कभी, है ना। ठीक है, मार्शल लॉ में हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये मार्शल लॉ का नियम है। बिल्कुल महामारी में फंडामेंटल राइट आपका समाप्त हो सकता है, ठीक है। हमें रेस्ट्रिक्शन है हेल्थ के आधार पर, कई सारे फंडामेंटल राइट का चैप्टर अगर देखो ना, यहां पर फंडामेंटल राइट में कहां से आ गए फिर तुम, पूरा बताया था ना। कोविड हो जाए, किसी को कोई दिक्कत हो जाए, किसी को कुष्ठ रोग है, पूरा समझाया था। फिर यहां फंडामेंटल राइट कहां से आ गया बताइए। सर अगर स्टेट नेशनल इमरजेंसी को लेकर विवाद करे तो क्या उसे कोई पनिशमेंट मिलेगी? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा वहां पर, है ना नितिन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा वहां पर, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। नाउ वी विल मूव टू प्रेसिडेंट रूल। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। मिलिट्री पे कोई प्रभाव नहीं होता। यहां पर कोई प्रभाव लिखा है मैंने मिलिट्री पे? नहीं लिखा है ना। ठीक है, चलिए नाउ अगली बात करते हैं। अगला है हमारा प्रेसिडेंट रूल। कल हम ये टॉपिक जो प्रेसिडेंट टॉपिक है इसे हम लोग कंक्लूड कर लेंगे, है ना। प्रेसिडेंट रूल मंडे से हम लोग बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट और जो आगे के मुद्दे हैं उसकी। राष्ट्रपति शासन या इसी को बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या इसी को बोलता है राज्य आपात, स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसी को बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपात भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, या फिर इसी को संवैधानिक आपात भी बोलते हैं। ये सभी नाम क्या है इसी के हैं, राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात, संवैधानिक आपात, है ना, ये सभी इसी के नाम है। ये किस प्रोविजन के तहत लगाया जाता है तो याद रखिएगा, इसका जो प्रावधान है वो किसमें है, आर्टिकल 356 में है। लेकिन देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल 355 ये कहता है यूनियन शुड प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है ना। इसमें लिख लीजिएगा केंद्र, हिंदी में लिख लीजिएगा केंद्र राज्यों की, केंद्र राज्यों की, हाँ जी बिल्कुल पायल, है ना। केंद्र राज्यों की युद्ध और बाह्य आपात से क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। आर्टिकल 355 पहले लिख लीजिएगा, केंद्र राज्यों की युद्ध और बाह्य आपात से क्या करेगा, रक्षा करेगा। और इसके बाद आर्टिकल 356 क्या कहता है, आर्टिकल 356 कहता है अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर की रिपोर्ट, अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर की रिपोर्ट या किसी अन्य माध्यम से, गवर्नर की रिपोर्ट या किसी अन्य माध्यम से यह पता चलता है, अन्य माध्यम से यह पता चलता है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र फेल हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, तो प्रेसिडेंट मंत्री परिषद की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये, सीएम मत समझ लेना, पूरा ऐसे लिख लो, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। COM का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके।
यानी कि अगर गवर्नर को, मान लीजिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को गवर्नर ने रिपोर्ट बनाकर भेजा कि मालिक यहां पर ना ये सरकार जो है संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है सर, यहां पर संविधान का बड़ा उल्लंघन हो रहा है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपर काम नहीं कर रही है सर, संवैधानिक रूप से सरकार नहीं चल रही है, एक रिपोर्ट बना करके भेज दिया किसे, प्रेसिडेंट को, या फिर प्रेसिडेंट को किसी अन्य माध्यम से, कोई मीडिया रिपोर्ट से, किसी न्यूज चैनल से, किसी अखबार से यह पता चलता है कि इस राज्य के अंदर जो है संवैधानिक तंत्र जो है फेल हो चुका है, विफल हो चुका है, तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देंगे कि डियर प्रेसिडेंट प्लीज इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट बिकॉज देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो चुकी है, यहां पर जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, क्या करिए यहां पर प्रेसिडेंट रूल क्या करिए, इंपोज करिए। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 356, इसका इतना मिसयूज हुआ है, इतना ओवर यूज हुआ है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था इस आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 356 के बारे में, ये जो आर्टिकल 356 है इसका यूज रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन में होना चाहिए। नॉर्मली आर्टिकल 356 जो है ये एक डेड लेटर है हमारे संविधान का, ये एक डेड प्रोविजन रहेगा, इसका यूज बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ही होना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है, सबसे ज्यादा जो मिसयूज होता है, सबसे ज्यादा जो ओवर यूज होता है वो किसका होता है, आर्टिकल 356 का ही होता है। कई कमेटी ने ये रिपोर्ट बनाई केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा बने, उसके लिए कई कमेटी ने सिफारिश दी कि ये जो आर्टिकल 356 है ना, इसे क्या कर दिया जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, कितने भी स्टेट में लगा सकते हैं अरविंद, है ना। 1978 में ऐसा हुआ था जब जनता पार्टी की सरकार आई, है ना, तो उसने ऐसे सभी राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जहां पर केंद्र कांग्रेस की सरकार थी, कहा कि नहीं। 1977 में जब जनता पार्टी आती है सरकार में, वो क्या करती है, ऐसे सभी राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा देती है जहां पर किसका, कांग्रेस का सरकार होता है। कई राज्यों में लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बाद की बात करते हैं, तो पहले आप इतना लिखो फिर इसके आगे चलते हैं, पहले आप इतना नोट करिए, पहले इतना नोट करो फिर इसके आगे चलेंगे। हाँ बिल्कुल उठी थी, बिल्कुल जा सकते हैं नितिन जी, अभी बात करेंगे आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। आर्टिकल 356 तो ग्राउंड है, एक ग्राउंड और है इसका, वो कौन सा ग्राउंड है उसकी बात हम लोग करते हैं। आगे चलें, और कल ये टॉपिक जो हमारा प्रेसिडेंट रूल फिनिश हो जाएगा, और कल ही हम लोग हो सकता है अगले टॉपिक किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वाइस प्रेसिडेंट को कल ही हम लोग स्टार्ट कर लें, मे बी चांसेस है। चलें आगे, चलिए इंग्लिश बोल रहा, अच्छा लिख लीजिए प्रेसिडेंट, हाँ मतलब ऐसे लिख लो, प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल on advice of council of minister if he get a report from governor that the constitutional machinery in any particular state fails. Constitutional machinery in any particular state fails. Next, article 356, आर्टिकल 356 तो हम लोगों ने देखा, एक ग्राउंड इसका और है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 क्या कहता है, अगर स्टेट सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शन को फॉलो न करे, अगर स्टेट सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शन को
ना माने। जिन मामलों में जिन मामलों में सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है, स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। हमारे संविधान में जब हम आगे चलेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करेंगे, वहां पर कुछ प्रोविजन है हमारे संविधान में जिसमें क्या है कि सेंटर जो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। जैसे आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी है, आपको रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करनी है। इस तरह के और भी कई सारे डायरेक्शन है, कई सारे ऐसे क्या है डायरेक्शन है, कई सारे ऐसे निर्देश हैं जिनमें कि सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट। सेंटर जो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है, भैया आप अपने राज्य में जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, उनको अपने मातृभाषा में शिक्षा दें। आपके राज्य में जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, आप उसकी क्या करें, सुरक्षा करें। आपके राज्य में जो सैन्य संपत्ति है, उसकी आप क्या करें, सुरक्षा करें। राज्य के कि नहीं, मैं रेलवे की प्रॉपर्टी की सुरक्षा नहीं करूंगा, मैं भाषाई अल्पसंख्यक को उनके मातृभाषा में शिक्षा नहीं दूंगा। इसे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि सेंटर इन मामलों में राज्य को निर्देश दे सकती है, और राज्य अगर इन निर्देशों को मानने से मना कर दे तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इस आधार पर भी आर्टिकल 365 के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि एक तो आर्टिकल 356 है और एक आर्टिकल 365 है। इन दोनों ही ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट रूल है, इन दोनों ही ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट रूल को क्या कर सकते हैं, इंपोज कर सकते हैं। नॉट नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे आज के लिए, है ना। इसके आगे की स्टोरी और प्रेसिडेंट रूल में क्या क्या बातें होती है, कैसे इसे पार्लियामेंट पास करती है, इसे कैसे रिवॉक करते हैं, इसका क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। क्या सर नेशनल इमरजेंसी पहले लग जाती और बाद में 1 मंथ के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया जाता है? हाँ, पहले लग जाती है, उसके बाद फिर 1 मंथ के अंदर पास कराना होता है। ठीक है ना सबाना, पहले लग जाएगी, जैसे डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर होने के 1 महीने के अंदर अंदर उसे पारित करना होगा। अगर पारित हो गया तो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट 6 मंथ, अगर पारित नहीं हुआ स्पेशल मेजोरिटी से 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, और किसी का कोई डाउट? सर इमरजेंसी में आखिरकार लोगों को ही नुकसान होता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का नुकसान नहीं होता। मान लो युद्ध चल रहा है, लोगों की और सुरक्षा होती है इस दौरान। मान लीजिए अगर इमरजेंसी लगा है, भारत के सिक्योरिटी पर खतरा है, भारत की यूनिटी पर खतरा है, भारत की इंटीग्रिटी पर, क्या आप चाहेंगे कि भारत की यूनिटी खत्म हो जाए, भारत की इंटीग्रिटी खत्म हो जाए? आप कहेंगे सर हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहे हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो हमारा लॉस हो रहा है। अरे नहीं भाई, आपके फंडामेंटल राइट को इसलिए सस्पेंड किया जा रहा है ताकि आप सुरक्षित रहो। सर हमारे आर्टिकल 19 के तहत हमारे राइट टू मूवमेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, हमारी घूमने फिरने के अधिकार को सस्पेंड किया जा रहा है। अरे क्यों सरकार कर रही है घूमने फिरने के अधिकार को सस्पेंड? क्योंकि सरकार, जो देश में युद्ध चल रहा है, कहां बम गिरेगा, कहां पर आक्रमण होगा, कहां पर गोला दागेगा, कहां पर परमाणु बम दाग दे कोई देश, कोई नहीं जानता। इसलिए सरकार कह रही है भाई आप अपने घर में बंद रहिए, आप अभी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आपके फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है ना। सरकार जानबूझकर ऐसा नहीं करती है। क्लियर, आया समझ में? सर क्या आर्टिकल 3 में सहयोग ना करने पर स्टेट पर आर्टिकल 365 लागू हो सकता है? आर्टिकल 3 में क्या सहयोग होता है नितिन? इंडो पाक वॉर जो हुआ था 1971 में, इमरजेंसी ऑफ बांग्लादेश की उत्पत्ति के लिए, बांग्लादेश के उदय के लिए, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 में वॉर होता है, उसकी बात की थी सूरज। आर्टिकल 3 में तो मतलब स्टेट का कोई बाइंडिंग ही नहीं है भाई। स्टेट से बस ओपिनियन लिया गया कि भाई बनना है, तुम्हें चेंज कर रहे हैं, तुम्हारा नाम, तुम्हारी बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, तुम्हारा डिवीजन कर रहे हैं, बताओ क्या है तुम्हारी इच्छा। वो कहते हैं हाँ, यानी कुछ भी उसकी इच्छा हो, उसका इच्छा बस लेना जरूरी है, मानना थोड़े ना जरूरी है। हाँ, आया समझ में? और किसी का कोई डाउट? नहीं, ओपिनियन तो देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो मान लिया जाएगा भाई कुछ भी उसका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, है ना। ठीक है,
विरोध करे तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, उसके ऊपर पुलिस एक्शन वगैरह हो सकता है। हाँ, उसके ऊपर संविधान के उल्लंघन का, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फालियर का, संविधान के उल्लंघन का वो हो सकता है उसके ऊपर, और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, डेफिनेटली लगा सकते हैं। ठीक है नितिन। पर सर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो स्टेप्स उठाए थे वो ठीक नहीं थे, डेफिनेटली ठीक नहीं थे। जो 1975 का जो इमरजेंसी मोस्ट कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी है, कई सारे ऐसे काम किए थे इंदिरा गांधी ने, है ना, बट वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है सौरभ, है ना। आप उसके बारे में क्या क्या ड्रैकोनियन काम किए थे इंदिरा गांधी, उसके लिए आप कई सारे वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हो, बट वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। सियाराम तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन करंट का है, तो ये करंट वाले सर से पूछेगा सियाराम जी, ये पॉलिटी में करंट मत लाइए आप, ठीक है। मैं करंट का टीचर नहीं हूं, एंड आपको पता होना चाहिए दिस इज क्लास ऑफ पॉलिटी एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चन ऑफ करंट। हुआ भी था सुधीर, है ना, उनको जेल भेजा गया था, पता होना चाहिए आपको। इसलिए तो बोलता हूं प्रधानमंत्री सीरीज देखो सुधीर, जाके रील्स देखने की बजाय प्रधानमंत्री सीरीज देखिए, है ना, और इंदिरा की स्पेलिंग कम से कम ठीक लिखो, है ना। इंदिरा को तुम इंदिरा लिख रहे हो, हैं? अरे भाई सब कुछ ओपन रहता है, हर चीज रहता है भाई शिवम, है ना, ठीक है, हर चीज ओपन रहता है, ऐसा नहीं है। आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, और वो भी वॉर एक्सटेंड, आपका जो राइट टू मूवमेंट, ये सब सस्पेंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना, घर से बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो डायरेक्शन इशू किया जाता है उस समय। ठीक, अरे भाई वो सम्मान है ना सियाराम जी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। सर कल थोड़ा सा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के बारे में बता दीजिएगा, कल पूछ लेना क्लास में, मैं बता दूंगा, है ना, स्टार्टिंग में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। आर्टिकल 18 वाला जाकर लेक्चर सियाराम फिर से तुम देखो, मैंने पूरा बताया हुआ है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।